हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे। इससे पहले हमने 21 क्वेश्चन को कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट में वहाँ पे आप देख सकते हैं। सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, सबको करते चलेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 201 का मान बताओ। तो जो हमारी सर्व समीकरण है उसको हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर या a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं हमको इस फॉर्म में चेंज करके इसका मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तब भी हमारा मान इतना ही आएगा, और लेकिन हम सर्व समीकरण का प्रयोग करके बोल दिया तो सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, तो आप सर्व समीकरण का प्रयोग करके ही निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है 201 का होल ऑफ स्क्वायर, 201 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम 200 को 200 प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं इसको लिख सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर था, होल ऑफ स्क्वायर रहने दीजिए। अब ये किसके फॉर्म में बन गया, a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। हमको पता होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसका जो फार्मूला ओपन करते हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैसे आता है, ये चीज़ अगर जानना है तो इसको मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं a प्लस बी को आपस में गुणा किया जाता है, और गुणा करने के बाद ये वैल्यू आती है। अगर हम a का गुणा a से करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। अब प्लस का यहाँ पे साइन का निशान है तो प्लस का लगा लेंगे, फिर a का गुणा करेंगे b के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा ab। फिर उसके बाद ये a का ख़त्म हो गया, अब b से करेंगे b का, तो b में a से गुणा करेंगे तो ab आ जाएगा। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया, फिर b का गुणा करेंगे b से तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ab यहाँ पे दो जगह सेम है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, इस वाले b को आगे लिख लिया, b स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर एक ab था, यहाँ पर एक ab था, ये दोनों आपस में जुड़ के कितने हो गए, 2ab हो गया। इस प्रकार से इसका फार्मूला बनता है। तो इसको आपको इसे याद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला यहाँ पे बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करके सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका मान निकालना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, हमने इसके फॉर्म में चेंज कर लिया 200 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें पता है इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, यानी कि पहले क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है तो यानी 200 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी 200 गुणे 1 कर दीजिएगा। अब क्या करना है, 200 का स्क्वायर खोल दीजिए आप, 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, उसके आगे 4 शून्य बढ़ा दीजिएगा, 2 2 4, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 होता है और जितने शून्य होते हैं उसका डबल कर दीजिए। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, 2 का गुणा करेंगे 2 में यानी 400, उसके आगे 2 शून्य बढ़ा दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका 2 दूना 400 हो जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे 400 का तो 400 ही आएगा। अब यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका 40,000 है, और यहाँ पे आपका 2 गुणे यानी कि 400 है, और प्लस का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बीच में प्लस का है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 40,000 प्लस 400 प्लस 1, तो इन दोनों सबको ऐड करने के बाद वैल्यू आई कितना, 40,401, यही आपका आंसर होगा। अगर आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, ये आपस में 2 बार गुणा कर देते हैं, तो जो आएगा वैल्यू सेम टू सेम आएगा। लेकिन इसने बोल दिया था सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, तो इस प्रकार से आप सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका आंसर निकालेंगे।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 दे रखा है, थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, लेकिन जो चीज़ें पूछना चाह रहा है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। इसने बोला है कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, जो कि ये सरासर गलत है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो सरसमिकाएँ, एक सरसमिका दे रखी है, इसको हम बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला बराबर के इधर वाला जो होता है उसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो x दे रखा है, अगर x का मान रख के जो वैल्यू इधर का आता है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वही सेम टू सेम वैल्यू राइट हैंड साइड में आ जाता है, तो इसको दोनों साइड अगर वैल्यू सेम होता है तो हम बोलते हैं सर्वसमिका, जो मतलब ये इसको कह सकते हैं उपरोक्त सर्वसमिका है। यानी सर्वसमिका के लिए कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का मान बराबर होना चाहिए, तभी हमारी संख्या वो हमारा समीकरण क्या कहलाता है, सर्वसमिका कहलाती है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 2x + 1, अपने मन से x का मान हमने क्या पुट कर दिया 1, कोई भी मान पुट कर सकते हैं। यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे सेम टू सेम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मन करे वो ले लीजिए। तो हमको छोटी संख्या निकालनी है, क्या फ़ायदा हमको बड़ा लेने से। तो हमने x का मान 1 ले लिया, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा 2 ब्रैकेट में x + 1 था, यहाँ पे x के स्थान पे 1 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने x का मान 1 माना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 + 1 ब्रैकेट में, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा, 2 × 2 यानी आ जाएगा 4। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड में भी देखेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, RHS क्या है, RHS दे रखा है 2x + 2। अब हमने x का मान अपने मन से माना था 1, और वही x का मान यहाँ पर भी पुट कर देंगे, x का मान 1। तो इसमें हम पुट करेंगे x के स्थान पे 1, और यहाँ पे 2 रहने दीजिए, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ गया 4 आ गया। यानी कह सकते हैं LHS = RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो सर्वसमिका दी है वो बिल्कुल सही है, यानी कि वो सर्वसमिका है, क्योंकि ये कंडीशन होता है सर्वसमिका के लिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहना चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के बराबर। x का मान कोई भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीटर और सेंटीमीटर दे रखा है वो चीज़ को आप गलत कर, उसको काट लीजिएगा, वो चीज़ गलत लिखा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे है, इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। 5x - का 3y, 3x + का 4y। अभी हमने देखा था a + b का आपस में किस प्रकार से गुणा किया है, सेम टू सेम इसमें भी गुणा करना होगा और इसको सरल करना होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा है 5x - का 3y, बस माइनस का आपको ध्यान देना है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। 3x + 4y। अब हमको इसमें आपस में गुणा करेंगे, कहाँ से पहले कैसे करेंगे, 5x का गुणा करेंगे 3 से, फिर ये 5x का गुणा करेंगे 4y से। ठीक है, एक बार दिखा दे रहे हैं। फिर हम ये जब हो जाए गुणा तो हम क्या करेंगे, -3x का गुणा 3x से -3y का गुणा 3x से करेंगे, फिर -3y का गुणा 4y से करेंगे। यानी कहीं ना कहीं हमें साइन का ध्यान देना है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो जो अब जहाँ पे माइनस आता है वहाँ पे हमको अक्सर ध्यान देना होता है, क्योंकि वही वैल्यू को उस अगर साइन हमारा गलत हुआ तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो साइन के ऊपर जो साइन कन्वर्जन होता है उसके ऊपर ध्यान देना अनिवार्य होता है। तो आप समझ लीजिए, पहले ये 5 का गुणा कराएंगे 3 से, इसी 5 को गुणा कराएंगे 4x से, फिर हम 3 का 3 से कराएंगे, इस 3 का 4 से कराएंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। जैसे लिखा है 5x - का 3y, एक ब्रैकेट में 3x + का 4y, एक ब्रैकेट में। अब करेंगे गुणा 5x का 3 में, तो 5 × 3 = 15, जो अंक वाला होगा अंक के साथ गुणा होगा, x वाला x के साथ गुणा होगा। तो 5 का 3 में करेंगे कितना जाएगा, 5 × 3 = 15। x का गुणा x में किए तो x × x क्या होता है, स्क्वायर होता है। आपको मालूम होगा x का आपस में x से गुणा करते कितना आता है, x² होता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। अब क्या करना है, अब इसी 5 का गुणा कराएंगे किससे, 4x का। यहाँ पे देख रहे हैं साइन किसका है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, तो हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। फिर 5 का गुणा करेंगे 4 से, तो 5 चौको कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम x y इस प्रकार से लिख लेंगे बगल में। फिर उसके बाद
अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 3y से। यहाँ लेकिन माइनस का साइन 3 है, यहाँ पे प्लस का 3x है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। पहले वैसे साइन आप लगा लीजिए माइनस का। 3 का गुणा करेंगे 3 में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और y का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy हो गया। आगे जगह नहीं है तो नीचे लिखेंगे। फिर 3y का गुणा किससे करेंगे, 3y का गुणा 4y से करेंगे। तो माइनस का यहाँ पे साइन है, सबसे पहले माइनस प्लस क्या होता है, माइनस लिख लीजिए। और 3 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12। और y का गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक है। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पे 20xy और यहाँ पे 9xy। यहाँ पे xy दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 9 है। यानी प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो 20 में से 9y घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 में से 9y घटाएंगे हमारा आ जाएगा 11xy। ठीक है। तो 15x² को इस रहने दीजिए। इस माइनस 12y² को आगे लिख लीजिए। और बचा क्या, प्लस माइनस क्या होता है, 20xy में से 9xy घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11xy आएगा। लेकिन वैल्यू किसकी लिखेंगे, जिसकी साइन कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव वाला, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला साइन है वो बड़ा है। ठीक है। जिसका साइन, जिसकी वैल्यू बड़ी रहती है, यानी 20 बड़ा है 9 छोटा है, तो उसी का हम साइन लगाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस वाला बड़ा होता है तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15x² माइनस का 12y² प्लस का 11xy। यही आपका आंसर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऊपर आपको दिया गया है, लिखा भी है, वही चीज़ करके दिखाया गया है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 18 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताएं। सबसे पहले इन प्रश्नों को करने से पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, आयताकार मैदान क्षेत्रफल की बात करता है तो जो अंदर का, यानी कि जो घास लगा हुआ है उस मैदान के अंदर, उसकी बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये लंबाई हो गया। अगर लंबाई को L मानते हैं, यानी यहाँ ये लंबाई आपको दिख ही रहा है, और चौड़ाई को हम क्या मानते हैं, B यानी वृत्त। तो हमें पता होता है जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, L/B होता है क्षेत्रफल बराबर आयत का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीज़ यहाँ पे गिवन दे रखी है उसको लिख लेना है। हमको क्या दे रखा है, लंबाई का मान L का मान दे रखा है कितना, 12 मीटर लिख लिया। B का मान यानी चौड़ाई का मान 8 मीटर दे रखा है। सब वैल्यू मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को चेंज नहीं करना है। अब हमको पता है क्षेत्रफल का, उसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे पूरा ले लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B। लंबाई का मान दे रखा, वैल्यू पुट करना होता है, वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई का मान 12 रख दिया, चौड़ाई का मान है 8, तो 12×8 = 96। तो 12 को 8 में करेंगे तो 96², क्योंकि यहाँ पे एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि उसका स्क्वायर होता है, यानी वर्ग मीटर में होता है। मीटर की बात कर रहा है तो मीटर लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर आपसे आयतन पूछता है तो उसका क्यूब कर देते हैं, यानी कि जो आंसर आता है, तो अगर सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर क्यूब करते हैं, या मीटर होता तो मीटर का क्यूब। यानी कि हमको क्षेत्रफल, जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हमको क्या ध्यान में रखना आता है, जो आंसर आता है हमेशा वो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइए, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाइए, या mm में है यानी मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर का स्क्वायर लगा दीजिए। तो आपको मालूम होगा क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल अगर फार्मूला पता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 यहाँ पे दे रखा है, एक वृत्त का व्यास हमको दे रखा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेना है, क्या क्या हमको दे रखा है। सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त ये आपका सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी, D यानी कि डायमीटर। इसको दे रखा है कितना, आपका 28 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन हमें कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमें व्यास का मतलब नहीं होता है। व्यास से हम क्या निकाल सकते हैं, व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हमको पता होता है जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, πr² होता है। अब πr² आपको पता होगा। अब r कहाँ से निकालेंगे, r इसलिए आप r यहाँ से निकाल पाएंगे जो आपका व्यास दे रखा है। तो आपको मालूम होता है जो व्यास होता है, अगर उसका हम आधा कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है, यानी कि त्रिज्या आ जाती है। तो अगर d का मान हम 28 रख देंगे और उसका आधा कर देंगे 28 का, तो r का मान आ जाएगा, यानी कि
कितना हो गया 14, यानी 14 सेंटीमीटर आपका आर का मान आ गया, यानी रेडियस कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपका निकल गया। अब रेडियस निकलने के बाद आपको फार्मूला लिखना होगा। फार्मूला आपको क्या क्या पता चल गया, आपको आर का मान पता चल गया। आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। कहाँ से निकला आपको, डायमीटर का आधा करने के बाद निकला। अब हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट टर्म्स है जिसका मान होता है 22/7। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो याद कर लीजिएगा। आर का मान अभी निकाला है, रेडियस का आधा कर दिया, उसका व्यास का आधा कर दिया तो आर का मान आ गया। तो आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर था, यानी कि आर के स्थान पे 14 रखेंगे। 14 रखने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है आपका। तो 14 के यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो 196 हो गया। पाई का मान रख दिया 22/7। और या आप 14 अगर वहाँ पे नहीं गुणा करना चाहते तो 14 गुणे 14 कर सकते थे। एक 7 से 14 को काट देते कितना हो जाता 7 दूना 14, यानी कि 14 दूनी 28। तो 22 गुणे 28 आपका हो जाता है। 22 गुणे 28 कर देते हैं तो उसको गुणा करने के बाद कितना आता है 616, जो कि वैल्यू आपका सेंटीमीटर में दे रखा था। तो जो आंसर आएगा, एरिया जो आएगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदलें। यानी कि हमको किलोमीटर में दे रखा है, उसको किस में चेंज करना है, मिनट में, यानी मीटर और प्रति मिनट में चेंज करना है। तो हमें पता होता है 90 किलोमीटर को अगर हम 100 से गुणा करा देंगे तो किस में हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। और 1 घंटे को अगर 60 से गुणा करा देते हैं तो किस में हो जाता है, वो मिनट पे चेंज हो जाता है। चूँकि हमको पता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 90 गुणे 100 1000, सॉरी यहाँ पे 1000 कराएंगे क्योंकि ये गलत दे रखा है। क्योंकि हमको पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। इसलिए अगर हमें 90 मीटर को मीटर में 90 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको 90 किलोमीटर दे रखा था, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, 1000 से गुणा करा देंगे, ये आपका मीटर में चेंज हो गया। घंटा हमको 1 घंटा दे रखा था नीचे, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो 60 से गुणा करा दिए। अब इस किस में चेंज हो गया, मीटर प्रति मिनट में चेंज हो गया आपका, मीटर प्रति मिनट। अब 0 से 0 काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 से कटता है, 6 का नाम 6 और 6 पंचे 30, 6 का नाम 6, 6 पंचे 30, 15 छक्का 90, यानी कितना हो गया ऊपर, यहाँ पे 100 बचा और यहाँ पे 15 को गुणे में 100 करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, टोटल 1500 आ जाएगा आपका। तो यानी कि 1500 ऊपर मीटर था और नीचे क्या था, मिनट था आपका। तो 1500 मीटर प्रति मिनट आपका चेंज हो गया। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे ये आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको मालूम होता है 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इस प्रकार से 90 किलोमीटर में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहीं पर आपने गुणा कर दिया, यानी कि 90 को 1000 से गुणा कर दिया। यहाँ पे फिर से चीज़ गलत लिख दे दिया है, यहाँ पे 900 दे दिया है, तो 900 ना लिख करके हम 90 लिखेगा, ठीक है। मिस्टेक है इस कॉपी में थोड़ा कि, लेकिन उसको हम बता दे रहे हैं, वहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो आपका इस प्रकार से 1500 मीटर प्रति सेकंड चेंज हो गया है। प्रश्न नंबर 28 दे रखा है यहाँ पे, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें ABC और कोण A जो है हमारा कैसा है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है ये वाला कोण, ठीक है। AC बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि AC ये आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और BC यानी कि ये दूरी BC यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितना दे रखी है, 17 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है, यानी कि जो एक कर्ण है, यानी AB का मान, BC 17 सेंटीमीटर। इसने क्वेश्चन ही गलत दे दिया, यहाँ पे बना दिया है। इसको मैं दिखा देता हूँ फिर से भर करके।
फिगर इसने बनाया है इस प्रकार से और पूछ लिया है आपसे, ठीक है। इसको काट देना है, ये 17 सेंटीमीटर ये नहीं दे रखा है, ठीक है। पहली बात तो ए सी का मान 15 सेंटीमीटर ये बिल्कुल सही दे रखा है। बी सी का मान यानी आपका बी सी ये हो गया, ये 17 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये आपको पूछा है कि ए बी का मान कितना होगा, ये चीज़ आपको नहीं दे रखा है, तो इस फिगर को आप सही कर लीजिएगा। अब ये सही है, बिल्कुल सही। अब हमको पता होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो इसको हम कर्ण मान लेते हैं, जो तिर्यक रेखा होती है कर्ण होती है, ये हमारा लंब हो गया और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो बी सी है ये हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के यानी लंब का स्क्वायर और आपका आधार का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यही पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें से हमको ज्ञात करना है ए बी का मान। तो हम ए बी को इधर भेजेंगे, ए बी को यहीं पर रहने देंगे और ए सी को इधर भेज देंगे, यानी कि ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर। ये जब ए सी इधर जाएगा तो माइनस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर हमको पता करना है, बी सी का मान दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है, तो ए बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं कितना है, बी सी का मान कितना दे रखा है, बी और सी, बी सी बराबर 17, तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ए सी का मान कितना दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इस वाले जो 2 को यहाँ या 2 है जब इसको हटाते हैं तो क्या होता है, इन सबको अंडर रूट में भेज देता है, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस का 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 289, 15 का 225, तो 289 में से 225 घटा देंगे 289, 225, तो कितना आ जाएगा आपका, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 279। जस्ट ए मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे मिस्टेक है, तभी तो हमको लगा कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे गलत लिखा गया है ये चीज़ वैल्यू। तो 17 का स्क्वायर करते हैं तो पहली बात कितना आ जाता है 289, ठीक है, और 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 225, ठीक है। अब 289 में से 225 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 64, जो कि अंडर रूट में आपका चल रहा है, ठीक है। अब हमको पता है कि 64 किसका अंडर रूट होता है, तो 8 गुणे 8, अगर हम 8 गुणे 8 करते हैं यानी कि 64 8 का अंडर रूट है, यानी कि 64 आपका 64 यानी कि 64 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ए बी होगा, ये जो नीचे वाला वैल्यू दे रखा था इसको काट दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर और ये 15, ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पे जो 514 दे रखा है ये वैल्यू बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, क्योंकि आप 289 में से 225 घटाएंगे तो आपका वैल्यू 64 आना है, और 64 का जो अंडर रूट होता है 8 होता है और 8 सेंटीमीटर आपका होता भी है, इसलिए हमको लगा यहाँ पे गलत है, इसलिए हमने थोड़ा सा को चेक कर लिया, और बिल्कुल अब जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है बिल्कुल सही है, जो आपका 8 आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 29 दे रखा है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो अगर हमको जो प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, n+1/2, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको पता है n ब्रैकेट में n+1/2, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो अब 1 1 2 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 40 तक गिनिए, उसके बाद जोड़िए तब निकालिए। अगर ये फार्मूला पता है तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। जहाँ पे n बराबर क्या होता है, n आपका देख रखा है, जो ई यहाँ पे दे रखा होता है 40, यही आपका n होता है, यानी कि जो प्रथम 40 की बात कर रहा है तो n जो होता है यहाँ पे आपका 40 दे रखा होता है। अब n के स्थान पे 40 दे रखा था, n का मान पुट कर देंगे, तो n का मान कितना है 40, ब्रैकेट में कितना है 40 + 1/2। अब 40 से 41 हो जाएगा अंदर, 41 को 40 में गुणा करेंगे
या पहले से 2 से 40 को काट दीजिए तो 2 ए 20 हो जाएगा, 20 दूना 40, और अंदर कितना बचेगा 41 गुणे 20। तो 41 गुणे अगर हम 20 कर देंगे, 41 गुणे 20 तो हमारा कितना आ जाएगा 820। ठीक है, 2 1 2, 4 दूना 8, 1 शून्य आगे बढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 820 आपका आ जाएगा। तो इस प्रश्न को करने से पहले अगर आपको फार्मूला पता है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा जो शुरुआत के 8 है, मतलब कि कितना भी प्राकृतिक संख्या है पूछे, तो सिर्फ आपको फार्मूला पता चलिए होना चाहिए n+1/2। तो अगर ये फार्मूला पता है, जितनी भी संख्याएं यहाँ पे शुरुआत में दे रखी है वही आपका n का मान दे रखा है। अगर आपसे पूछे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो 50 यानी कि जो n का मान होगा कितना होगा 50 होगा। फिर इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 दे रखा है यहाँ पे, यदि 8 गुणे 97 प्लस 25 गुणे n तो बराबर कितना है 5239, तो n कौन सी संख्या है? तो ये देखिए यहाँ पे फिर मिस्टेक कर दिया, ये चीज़ प्ले लाइन काट दीजिएगा। तो यानी कि n हमको n का मान यहाँ पे बताना कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को लिख लेंगे 8 गुणे 97, 25 गुणे n और 5239। तो जो हमको जो चीज़ पूछ रखा है उसको पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, इन दोनों को भेज देंगे गुणा करके, 97 गुणे 8 इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड में। तो हमारा कितना 97 गुणे अगर 8 करेंगे कितना आ जाएगा 776। इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 325 और n इधर रहने देंगे, अब n को एक साइड में रहने देंगे, एक के साथ गुणे के साथ है, इसको नीचे चला जाएगा, यानी इसमें से घटाने के बाद कितना है आपका 4463। 4463 को अगर हमने 325 से डिवाइड किया तो कितना आया 13.73। तो यही जो 13.73 होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, पटरी और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाओ। तो ये आसानी से आप बना सकते हैं, पटरी और प्रकार ये बोला है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप चाप लगा करके उसको कर सकते हैं, इसको आप अपने मन से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 32 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की बोले जाता है तो एक के बाद कितने शून्य 3 शून्य, यानी कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, ये सबसे छोटी संख्या हो गई 4 अंकों की। बड़ी की बात करता है तो 9 9 कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है, कितनी बार 1 2 3 4, ये बड़ी की बात हो गई 4 अंकों की। ये छोटी से छोटी संख्या हो गई 4 अंकों की। ठीक है, अब इनका क्या बोला है, इन दोनों का हमें योग करना है। तो 9999 में हम कितने को 1000 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 9 और यहाँ पे 9 1 10, यानी कि आपका 10,999 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। प्रश्न नंबर 33 दे रखा है, निम्न त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु D है, तो CD किसके बराबर होगा। यानी ये आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज दे रखा है, इसमें बोला है कि जो D बिंदु है इसका मध्य बिंदु है, यहाँ पे जो D बिंदु है इसका मध्य बिंदु है, तो CD किसके बराबर होगा। तो यानी जो हमारा CD ये वाला वैल्यू है, ये वाला जो बीच की लाइन खींची गई है वो किसके बराबर होगा, यानी कि ये वाला किसके बराबर होगा। तो इसे हम CD बराबर BD, यानी जो CD हमारा किसके बराबर होगा वो BD के बराबर होगा, यानी यहाँ ये CD किसके बराबर होगा, इस BD के बराबर होगा, यानी कि ये वाला ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और AD भी बराबर होगा, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो मध्यिका होती है ना, कर्ण की आधी होती है। तो जो हमारा कर्ण की जो मध्यिका होती है यानी कि वो क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। जो हमारी मध्यिका है CD कितनी होती है, जो कर्ण होता है, क्योंकि उसने बोला है कि मध्य इसके एकदम बराबर है, मध्य पे काट रहा है, मध्य बिंदु है, तो जो कर्ण ये हमारा कर्ण कहलाता है। जो तिरछी रेखा होती है क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है।
कड़ का हम आधा कर देंगे तो जो यानी ए बराबर तीनों भुजाएं आपस में तीनों बराबर होंगी, जो मध्यिका होगी बराबर होगी। अगर आपको ये मान दे रखा है तो इसका मान हम निकाल सकते हैं आसानी से, तो सेम टू सेम इसका भी मान हो जाएगा। तो ये दोनों कड़ का मान कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए 4 इसने मध्यिका दे रखी है और आपसे पूछ लिया है कड़ का मान बताना है, तो क्या करेंगे, क्योंकि ये भी बराबर होगा, ये भी 4 बराबर होगा, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारा जो कड़ आ जाएगा इतना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर होता है कड़ का स्क्वायर माना, यानी कि फार्मूला इसमें पूछा है तो आपको पता होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है वो क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन उसने क्या बोला है, आधार कितना होगा, तो आधार अगर हम यहीं पे रहने देंगे, इस लंब को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यानी आधार बराबर अंडर रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपको फार्मूला पूछा था तो आप फार्मूला लिख पाएंगे आसानी से। प्रश्न नंबर 35 दे रखा है, एक परिमेय व्यंजक लिखो जिसका अंश एक पदी हो और हर एक द्विपदी हो। तो एक परिमेय व्यंजक आपको लिखना है जिसका अंश कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप जानते हैं जो बट्टे में जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, अंश बोलते हैं, और ऊपर को इसको नॉमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो परिमेय व्यंजक हमको लिखना है जिसका अंश एक पदी हो, यानी कि एक पद सिर्फ हो उसमें, तो एक पद वाला क्या हो जाएगा 3a लिख लीजिए। नीचे क्या लिखना है, जिसका अंश क्या है 2 पदी है, तो यानी कहीं ना कहीं a² + b, यानी कि a + b के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, ये आपका 2 पद में हो गया। ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 36 दे रखा है, 5a + 36 माइनस का 2a माइनस का 76 सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले इस प्रकार को क्वेश्चन कर चुके हैं आप। ऊपर 5a + 36 गुणा कर लीजिएगा, माइनस का निशान है बीच में, 2a माइनस का 76। बहुत ज़रूरी ध्यान होता है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट अगर जब ओपन होता है तो उसके अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये वाला हम ओपन करेंगे तो 5a माइनस का 36, लेकिन ये वाला जब ओपन करेंगे तो इससे पहले माइनस साइन है तो अंदर के साइन को चेंज कर देगा। 2a से पहले अगर कोई भी साइन रहता है तो हम प्लस मानते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2a हो जाएगा। ये अंदर माइनस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है प्लस, तो 76 आपका हो जाएगा। अब ए वाला आपस में जुड़ेगा, अंक वाला आपस में जुड़ेगा, तो 5a है, यहाँ पे माइनस का 2a है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस घटता है, यानी 5a में से 2a घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। लेकिन वैल्यू साइन किसका लिखेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो हम यानी कि यहाँ पे प्लस का रहेगा, तो आगे हम प्लस लिखते नहीं तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 और 76 को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 36 76 आपका 6 6 12 का 2, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11, तो 3a + 112। और यहाँ पे आप क्वेश्चन हम क्या कर दिया है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, यहाँ पे 36 चल रहा था, यहाँ पे 76 चल रहा था, अब इसने को 7b कर दिया। अब 7b कर दिया तो क्या बन गया आपका 5a 2a 36, अब 76 ले लीजिए आप। तो यहाँ पे आपको ये गलत दे रखा है, आप इसी के माध्यम से करिए, आपका ये आंसर होगा, यानी 3a + 112 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, x + 1 बटे x - 1 माइनस का x - 1 प्लस x + 1 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, x + 1 बटे x - 1, माइनस का बीच में साइन लगा है, x - 1 अपान x + 1,
अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हमें पता होगा। अब एलसीएम लेकर करेंगे। एलसीएम जब नीचे लेंगे तो हमारे x माइनस का 1 x माइनस 1 और x प्लस 1 ये आपस में दोनों गुणा हो जाएंगे। अब x माइनस 1 से x माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस 1 और ऊपर x प्लस 1। तो x प्लस 1 का हम क्या करेंगे होल आप स्क्वायर कर देंगे कि दोनों सेम वैल्यू है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन करेंगे। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, क्या बचा यहाँ पे बचा x माइनस 1 और ऊपर वाला x माइनस 1 ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस का साइन था माइनस का साइन लिख लिए। और x माइनस का अगर होल ऑफ स्क्वायर किलो खोलेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पे 2 भी रहेगा 2x इंटू 1। नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर सेम है, प्लस में माइनस में कट जाएगा। रुकिए 1 सेकेंड जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद ये वैल्यू कट गई, प्लस 1 का था प्लस 1 से कट गया और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2x, यहाँ पे प्लस का 2x, ऊपर कितना बच गया 4x और नीचे x माइनस 1 x प्लस 1 क्या होता है एक ब्रैकेट में अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो हम क्या लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। सेम टू सेम नीचे हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे x को a माने और a को b माने तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा 4x बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, 2/y का व्युत्क्रम बताओ। तो व्युत्क्रम आपको मालूम होगा क्या होता है, उसका उल्टा कर देते हैं। तो यानी कि 2/y है, इसको सीधा कर दीजिए, ऊपर वाले y को ऊपर भेज दिए 2 को नीचे भेज दिए, आपका ये क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ कलाकारी नहीं करनी है, सीधे आंसर देना है। बस अंश वाले को ऊपर भेज दीजिए, हर वाले को नीचे भेज दीजिए। प्रश्न नंबर 39, 0.6 माइनस का 1.2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू -3 को हल करना है। 0.6 माइनस का 1.2 गुणे यहाँ पे x है, गुणा नहीं है, x प्लस 3 बराबर माइनस का 3 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले x को एक तरफ रहने दीजिए, तो -1.2 x को इधर ही रहने दीजिए और इस वाले 3 को उधर भेज दीजिए। एक माइनस का 3 पहले था, उधर वाला 3 गया तो इधर भी ये भी माइनस का 3 हो गया और 0.6 को भी उधर भेज दीजिए, माइनस का पॉइंट ये इधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, पहली बात तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 0.6 हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएंगे तो 6.6 हो जाएंगे आपस में। तो ये जुड़ जाने के बाद माइनस के 6.6, ठीक है। और इधर क्या बच रहा है आपका माइनस का 1.2x चल रहा है। दशमलव सेम स्थान पे, दशमलव सेम स्थान पे काट दीजिए आप, बचा के कितना ऊपर 66 बचेगा, यानी x बराबर यहाँ पे माइनस चल रहा था और उधर भी माइनस का 66/12। यहाँ पे दशमलव हटा दिया तो क्या हो गया 12 हो गया। ये हम दशमलव रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, दशमलव से दशमलव काट दीजिए। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका, काट दीजिए, कितने काट दीजिए 3 से काट लीजिए, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 से फिर काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 22 दिया 66 और 11, तो यानी कि 11 बट्टे आपका 9 आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत दे रखा है, जो वहाँ पे कराया गया वो गलत है बिल्कुल।
जो यहाँ पे करा गया है बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है इसमें, बहुत मिस्टेक है, इस वाले को पढ़ाना नहीं चाहिए था फ़िलहाल, लेकिन जब क्वेश्चन है तो करा देते हैं। प्रश्न नंबर 40, वर्गाकार क्षेत्र की, एक वर्गाकार खेत की लंबाई हमको दे रखी है 6, तो क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले वर्गाकार की बात करता है तो वर्ग में कैसे, एक वर्ग बना लीजिए जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसमें भी लंबाई अगर क्षेत्रफल की निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों सेम है, तो यानी कि कह सकते हैं ए गुणे ए, यानी कि भुजा गुणे भुजा कह सकते हैं। तो यही हमारा क्षेत्रफल होता है। क्या हमको गिवन दे रखा है, दिया है हमको एक भुजा हमको दे रखी, ए का मान दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रखा है तो हम फार्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो एक भुजा का मान कितना दे रखा है, 6, और दूसरे का भी 6, यानी 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना गया, 36 आ जाएगा। यही आपका 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मात्रक तो देने रखा था, मीटर में सेंटीमीटर में क्या है, तो आप मात्रक का स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे 36 मात्रक स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रक दे नहीं रखा था, इसलिए आप मात्रक लिख कर उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 दे रखा है 46, 138, 192 का मासा भाग विधि द्वारा निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, 196, अब यहाँ पे देख लीजिए आपके क्वेश्चन ही गलत कर दिया है। फिर नीचे 92 दे रखा है कि 196 दे रखा है कि 38 दे रखा है। चलिए यहाँ पे हम लोग 92 मान के, सिर्फ 92 मान के चलते हैं। यहाँ पे इसको एक हटा लीजिए। तो जो सबसे 92 से गुणा करें, मतलब भाग करेंगे 138 में। ठीक है, 92 का भाग करेंगे कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। अब यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6 2 8, यहाँ पे बचेगा 9 4 13, यानी कि 46। 46 को अब जो यहाँ पे देखिए, जो आपका यहाँ पे शेष फल आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। फिर ये जो जिससे हम भाग करते हैं उसको कहाँ ले जाते हैं, उसको हम अंदर ले जाते हैं, भाग जिससे भाग करना होता है। यानी अब 92 बीच में चला जाएगा। अब 46 का फिर से गुणा करेंगे, 46 दूना कितना होता है, 92। तो ये जब पूरा कट जाता है आपका 46 दूना 92, यहाँ पे 92 था और यहाँ पे 46 बचा था, तो 46 दूना कितना हो गया, 92। और ये जब पूरा कट जाता है तो जी यहाँ पे वैल्यू बचती है, जिससे पूरा कटता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा मासापा कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लीजिए आपसे दो ऐसे, हम एक और बता दे रहे थे, थोड़ा दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 8 का और 4 का मासापा निकालना है। तो 4 को हम क्या करेंगे, 8 में भाग करेंगे, 4 से 8 में भाग करेंगे तो 4 दूना कितना होता है, 8 हो जाता है। यानी ये टोटल कट गया, जिससे कटता है क्या, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मासापा कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए इसी प्रकार से और भी कोई संख्या हो उसको काटना है, जैसे उसी को सेम टू सेम उसी प्रकार से करते चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 42 दे रखा है 5/9 को डिवाइड करना है 5 से। तो 5/9 लिख लीजिए और यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाइए। किससे कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। अब हम डिवाइड के जब निशान हटाते हैं, इसको मान लीजिए 5/1 लिख लीजिए अपने मन से, कोई नहीं अगर तो अपने मन से 1 हम लिख सकते हैं। जब भी हम डिवाइड का मान हटाते हैं तो क्या होता है, तो उसके स्थान पे हम गुणे का निशान लगाते हैं। तो पहले स्थान तो 5/9 की रहने दीजिए और इसको डिवाइड के स्थान पे गुणे का निशान लगाइए। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, यानी कि अंश वाला जो है उसको नीचे भेज दीजिए हर में, और हर वाले को ऊपर है, यानी हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे। अब 5 से 5 काट दीजिए, बचेगा क्या, 1/9। 1/9 जो होगा आपका, वही 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है इस प्रकार का क्वेश्चन करना। प्रश्न नंबर 43 दे रखा है P × Q बराबर रहता है P + Q + P/Q। तो x 8 × 2 का मान ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार हमको दे रखा है P × Q बराबर 8 × 2। ठीक है, तो
p प्लस क्यू प्लस पी अपन क्यू बराबर हो जाएगा 8 + 2 + 8/2। यानी कहीं ना कहीं जो 8 है आपको उसको p मान लीजिए, और जो आपका q है इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा, 8 × 2 = 10 हो जाएगा, और 8/2 को काट दीजिए 4 हो जाएगा, यानी कि 10 × 4 = 14। यही आपका 14 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, एक मात्र सम आभाज्य संख्या कौन सी है? तो दो एक मात्र सम आभाज्य संख्या है, आपको मालूम होगी। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? आभाज्य संख्याएं क्या बोलते हैं? जो संख्याएं स्वयं से कटें और एक से कटें, यानी कि अपने आप से कटें और एक से कटे, उनको हम बोलते हैं आभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? आभाज्य संख्याएं हैं। तो उसने पूछा है एकमात्र आभाज्य संख्या कौन? सम, यानी सम संख्या क्या है आपकी? 2 है, उसके बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं होंगी जो सम होंगी, और ये आभाज्य संख्या है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 एकमात्र सम आभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 45 दे रखा है 2 सही 1/2, 5 सही 3/2, माइनस का 1 सही 1/2, 3 सही 2/2 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 को, इस पहले मिश्रित भिन्न को हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, 2 को 2 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 4। ऊपर वाले संख्या को, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा? तो 2 का 2 में गुणा कराते हैं पहले, 2 दूना 4 हो जाता है, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं उसी में 4 में। तो ऊपर में कितना है? 1 है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5, और नीचे वाले को फिर 2 यहाँ पे रहने देंगे, तो 5/2 हो गया पहले वाले के लिए। इसी प्रकार ऊपर इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 3 13/2, ये हो जाएगा 13/2 इसका हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2 × 9 2, 3 यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 3 9, 9/2। तो इस प्रकार से हमने पहले क्या कर लिया, सबको साधारण भिन्न में चेंज कर लिया। साधारण भिन्न में चेंज होने के बाद कितना आ गया? 5/2, 13/2, माइनस का साइन था, माइनस साइन रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ये वाला 3/2 और 9/2। सब जगह तो देखिए, सब जगह अंश जो है सेम टू सेम है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लेने क्या दिक्कत है, जो 2 है एक पर लिख लीजिए, और 5 और 13 को आपस में जोड़ लीजिए। तो 5 13 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18। ये माइनस का साइन था, माइनस साइन रहने दीजिए। ऊपर कितना, इसमें अंदर कितना हो जाएगा? 9 3 11/2। अब 11/2 यहाँ पे 11/2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18/2। अब फिर से एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का हर सेम है, तो वही एलसीएम हो जाएगा। हर सेम रहता है तो एलसीएम वही रहता है, ठीक है। तो 2 ही से एक बार लिखना होगा 2 को। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 18, और ये हो जाएगा माइनस का 12। तो 18 में से 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? वो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 को 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो यही आपका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, आप कर सकते थे। प्रश्न नंबर 46 दे रखा है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? तो हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए x, माना x है, ठीक है। 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? माना क्या है? ये क्या है? x है, तो यानी x गुणे 1/12 लिख सकते हैं बराबर 3/8, ठीक है। इस प्रकार से आपको समीकरण बना लेना है, यानी कि x का 1/12 भाग किसके बराबर होगा? 3/8 के बराबर होगा। अब इस 12 को हम इधर भेज देंगे तिरक गुणा करने के बाद, तो 12 गुणे 3/8, 8 से 4 से काट 4 3, 4 दूना 8 और 4 3 12। तो ऊपर क्या होगा? 3 3 9/2। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 9/2, यानी कि यही आपका 3/8 के बराबर होगा, 3/8 के भाग के बराबर होगा कौन? 9/2। प्रश्न नंबर 47, निम्न आंकड़ों का माध्यांक ज्ञात करना है। तो कभी भी आपसे माध्यांक निकालने की बात करता है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपका इस प्रकार से पूछ सकता है। उन संख्याओं को, जो संख्या हमको दे रखी है, सबसे पहले उनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम होता क्या है? आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। यानी सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना है,
फिर उससे बड़ी लिखना, उससे बड़ी लिखना, उससे बड़ी, सब जैसे यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 17, फिर 18, फिर 24, 25, 35, 36 और 46। अब इस ये जो हमारा हो जाएगा, तो अगर हमारे यहाँ पे विषम संख्या दे रखी है, यानी यहाँ पे जो मान पूरा सब संख्याएं दे रखी हैं, तो अगर विषम है 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बीच वाला आपका होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी जो 25 आपका होगा वही क्या कहलाएगा, माध्यांक कहलाएगा। ठीक है, या सभी संख्याओं को जोड़ के 2 से जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दीजिए। सभी संख्याओं का योग बटे यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद। या आप देख रहे हैं सीधे, अगर जी विषम संख्या है तो जो बीच वाला आंसर होगा वही, अगर 1 नंबर पूछा तो डायरेक्ट आप 25 दे सकते हैं। 2 नंबर में होगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 दे रखा है, अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो उसके कोण तथा भुजा के संबंध में बताओ। समद्विबाहु की 2 भुजा बराबर होती हैं तथा उनके बनने वाले कोण भी समान होते हैं। यानी आपको समद्विबाहु का प्रॉपर्टीज़ बताना है। समद्विबाहु में कहीं ना कहीं जो 2 भुजाएं होती हैं, अगर हम ए बी सी लिखें तो जो ए के सामने छोटी भुजा ए होती है, बी के सामने छोटी भुजा बी होती है और सी के सामने छोटी सी लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर ये समद्विबाहु है यानी कि ए बी बराबर है, तो ए के सामने वाला कोण जो होगा अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, बी के सामने वाला कोण कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है, यानी कि कह सकते हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, वो बराबर, यानी कि कह सकते हैं जो भुजा होती है, भुजा के सामने वाला कोण आमने सामने वाली जो भुजा बराबर होती है उसके आमने सामने का जो कोण होता है सेम होता है। यानी इसमें 2 भुजाएँ बराबर होती हैं तथा 2 कोण भी बराबर होते हैं। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ होती है। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का मान 60 डिग्री और 75 डिग्री हो तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें से अगर आपको एक दे रखा है 60, दूसरा दे रखा है 75, अगर तीसरा निकालना है तो आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी 60 प्लस 75 डिग्री प्लस तीसरा कोण हमको नहीं मालूम है तो उसको मान लेते हैं x डिग्री। ये अब किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। 60 में 75 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 135 डिग्री आ जाएगा प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 135 को इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा x डिग्री इधर आने दीजिए, तो 180 माइनस का 135 डिग्री, 180 में से 135 घटाएंगे, कितना आ जाएगा x का मान आ जाएगा आपका 180 में से घटाएंगे 135 तो 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो यही जो आंसर होगा यही अपना तीसरा कोण होगा। तो कभी भी आपको अगर 2 कोण दे रखा है तो दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। जो चीज़ अगर समझ नहीं आई है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आगे के जो प्रश्न होंगे उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।